तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो सबसे पहले आज मैं क्लास नाइन्थ में आने वाले जितने भी आपके पेपर पैटर्न हैं उस पर अभी डिस्कशन करूंगा। और सबसे पहले आपको बताऊंगा कि भैया अगर आप क्लास नाइन्थ में साइंस का पेपर देने जा रहे हैं तो वो एक ही पेपर होगा जिसमें फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी और बायो भी होगी। लेकिन अगर ICSE का पेपर होता है उसमें फिजिक्स का दिन पेपर अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग पेपर पेपर होगा, बायो का अलग पेपर होगा। लेकिन बेसिकली जो CBSE वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक ही पेपर होता है। उस एक पेपर में बच्चों अगर आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं क्लास नाइन्थ में स्पेशली, तो आप किसी भी बोर्ड में हो आप सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर को जरूर से जरूर तैयार करके जाइए। यानी कि अगर हमको मॉलिक्यूल्स लिखने पड़े और उनका मोलर मास निकालना पड़े या क्वेश्चन हमारे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो तो इसको आप जरूर याद करके जाइए। जैसे बच्चों मैं आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपसे कहूंगा कि जैसे आपसे कहा जाए पोटेशियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, तो आपको पोटेशियम की वैलेंसी पता होनी चाहिए, सल्फेट की वैलेंसी पता होनी चाहिए। पोटेशियम की 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है। क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे तो K2SO4 फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। इसको कहते हैं पोटेशियम सल्फेट। तो बच्चों काफी सारे रेडिकल्स की आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं। जैसे बच्चों नाइट्रेट की -1 होती है, सल्फेट की -2 होती है, कार्बोनेट क्या होता है CO3 2-, नाइट्रेट क्या होता है NO3-। सल्फाइड, डमरू वाला ड सल्फाइड आयन की क्या होती है -2 होती है। तभी तो आप हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हो जिसकी स्मेल कैसी होती है रोटन एक्स। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनाते हो, हाइड्रोजन लिखते हो सल्फर लिखते हो। हाइड्रोजन की तो हमेशा ही +1 रहती है। सल्फाइड है तो सल्फर में -2 लिखते हो। क्रिस क्रॉस मेथड करोगे तो H2S आ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम की 2 होती है, OH की 1 होती है, क्रिस क्रॉस करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखने आना चाहिए, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड लिखना आना चाहिए। तो बच्चों ऐसे काफी सारे कंपाउंड्स जो होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में वो सबसे पहले आपको लिखने आना चाहिए। उनका मोलर मास निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालना है तो कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। 16 × 2 करोगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा, और कार्बन का 12 ऐड कर दोगे तो 44 आ जाएगा। तो इस तरह से CO2 का जो मोलर मास होता है वो 44 यूनिट्स होता है। ठीक है। तो बच्चों आपको सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, इसको तैयार करना पड़ेगा, तभी कुछ काम बनेगा। क्योंकि चैप्टर का नाम एटम्स एंड मॉलिक्यूल है लेकिन कनेक्टेड उससे स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी है। और ये दोनों या चैप्टर्स को जोड़ करके काफी ढेर सारे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशंस भी आपको आने चाहिए, है ना। जैसे ऑर्गन है तो ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। इसका मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, फिर 8, फिर 8, फिर जोड़ दो कितना हुआ 8 दूनी 16, 17 18, तो 18 हो गया। तो ऑर्गन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,8। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 यानी 2,4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 यानी कि 2,6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 यानी कि 2,5। ये कॉन्फ़िगरेशंस भी आपको पता होने चाहिए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बच्चों एटम्स एंड मॉलिक्यूल में अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि मोल क्या होता है। मोल होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, आयन है तो आयनिक वेट। तो मोल क्या होता है, मोल होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। ये बात आपको याद रहेगी। और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल होता है तो उसमें अवोगाद्रो नंबर के बराबर एटम्स हो सकते हैं, अवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो किसी भी एटम का यदि 1 मोल है, जैसे अगर मैंने कहा कि भाई 1 मोल ऑफ कार्बन क्या रिप्रेजेंट करता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। एटम्स क्यों बोला क्योंकि कार्बन एटम है। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ CO2 ये क्या रिप्रेजेंट करता है तो तुम बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, क्योंकि CO2 एटम नहीं है, CO2 मॉलिक्यूल है। तो डिपेंड करता है, अगर एटम है तो उसके 1 मोल में अवोगाद्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे, अगर मॉलिक्यूल है तो उसके 1 मोल में अवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे।
अगर आयन है तो उसके एक मोल में अवोगाद्रो नंबर के बराबर आयंस होंगे। तो बच्चों इसका स्पेसिफिकेशन आपको याद रखना पड़ेगा और इसको इस तरह से तैयार करना पड़ता है। तो मोल आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि मोल आपको पता है कि मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल है तो मोलर मास। इसलिए मैंने कहा था कि आपको मोलर मास, मास नंबर या एटॉमिक वेट ये सब याद हो जाना चाहिए। सल्फर का कितना होता है एटॉमिक वेट? 32। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। फॉस्फोरस का कितना होता है? 31 होता है ना। ये सबसे ज्यादा यूज होंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो +3 कर दो, 14 +3 कितना हुआ? 17 हुआ। इसके अलावा बच्चों जो बच्चे साइंस का पेपर देने जा रहे हैं उनके पास एक चैप्टर होगा जिसमें मोशन की काफी सारी इक्वेशंस यूज की जाएंगी। इन इक्वेशंस को आपको प्रूविंग भी पता होनी चाहिए, मैंने आपको प्रूविंग भी कराई थी। जैसे क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। इन तीनों इक्वेशंस को आपको यूज कैसे करना है, एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई डी, और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस तो बच्चों कहीं से भी घूम के जाए वो तो डिस्टेंस में ही काउंट होगा। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस तरह के बच्चों जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ये फिजिक्स में मोशन चैप्टर को आपको तैयार करने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन सुगमता से कर पाएंगे। बाकी क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, उसमें यही तीन इक्वेशंस बार बार यूज होती हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इतनी जानकारी बच्चों आपको जरूर होनी चाहिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। उसमें बच्चों डिग्री सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर होता है तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिलेशन होता है, डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करते हैं तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों इस तरह के रिलेशंस यूज करने आना चाहिए मैटर इन इन अवर सराउंडिंग वाले चैप्टर में। इसके अलावा एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा बच्चों एक चैप्टर है उसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स कम से कम आप एग्जाम्पल जरूर लगा के जाइए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही जनरेट होता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ होता क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों यही होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। इसी लेक्चर से याद कर लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन्स का सेकंड लॉ। इसी से जनरेट होता है बच्चों क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशन में जो आपको फॉर्मूला यूज करना है वो क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट्स अगर उनका मास m1 m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। कंबाइन करते हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है m1 m2/r²। के प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल जी। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो F इज इक्वल टू g m1 m2/r²। ये रिलेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है। और इस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी दिए हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एग्जांपल्स जरूर देख के जाएं और कॉपी में जरूर लगा के जाएं। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी परीक्षाओं में कॉपी में लिखेंगे उतना ज्यादा डर आपका बाहर निकलेगा। भले चाहे आप देख करके ही क्यों ना लिखें, लेकिन लिखिए भी। सिर्फ रिवीजन करने से, सिर्फ पढ़ने पलटने से कुछ नहीं होता। अगर आप जितना काम रिटर्न में करेंगे उतना ही ज्यादा आपका इसमें फायदा होगा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये चैप्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। और बाकी आपका स्कोरिंग चैप्टर है साउंड वेव, वर्क पावर एनर्जी, जिसमें वर्क एंड एनर्जी के नाम से आपके पास दिया गया है चैप्टर। शुरुआत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे,
उसमें आपको पता होना चाहिए कि वर्क हो चाहे एनर्जी हो, दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वर्क या एनर्जी हो, दोनों की सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम लोग कहते हैं वर्क डन हुआ है। अगर बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर बॉडी किसी पोजीशन पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। इन सारी बातों की जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको पास ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से अभी एग्जाम्स के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, अभी हम इस शॉर्ट से लेक्चर को यहीं पे द एंड करते हैं, और आशा करते हैं आप अपने कोर्स को कंप्लीट करें, जल्दी से जल्दी रिटर्न में करें और लेक्चर्स की हेल्प लें। जो भी लेक्चर चाहिए वो हमसे ले लीजिए और उसको प्रिपेयर करिए। तो ठीक है बच्चों, हम लोग इस को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।